Good evening, Anvi sir. Chetna. Sir, I have a English exam tomorrow and I'm not prepared itna अच्छे से. Can you record the meeting and share? This meeting is recording. Yes, sir. So can you share So in the group? for that you have to talk to Nishkarsh. All right, sir. Sir, I'll get back to studying now. So Okay, no problem. thank you, sir. Akshita and Chetna, how are you? Greetings, sir. Good evening. Okay, so आज की क्लास में हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे. That will be from statistics. और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में. ऑलराइट. सो सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों को एग्जाम में आ रहा है ना, राइट? अक्षिता एंड चेतना आ रहा होगा आई थिंक. सर हमारे तो फाइनल एग्जाम मार्च में ही होंगे। अच्छा, आपके मार्च में ही होंगे. कौन सा स्कूल है भैया आपका? सर गीता। तो वो सीबीएसई बोर्ड ही है ना? बोर्ड तो सेम ही है सर ना? बीएससी। अच्छा, ओके, चलें कोई नहीं. देखिए, एक इशू है आज की क्लास में. आज मेरा ना विजुअलाइजर काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग जो है, मैं बेसिकली पेन टैबलेट का यूज़ करूंगा, उस पर लिख के आपको पढ़ाऊंगा. तो मेरी प्रैक्टिस नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उस पर अच्छी आती नहीं है. खैर, देखते हैं, ट्राई करते हैं. गिव मी अ मिनट. ओके, सो इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किस बारे में. हम बात करने वाले हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले. तो देखिए, चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है, एक मिनट, चैप्टर इज व्हाट इज हैपनिंग, सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा आज की क्लास में. फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand the meaning of central tendency. Meaning of central tendency. देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली मीन्स क्या होता है. सेंट्रल central value of a statistical series. Central value of a statistical series is called, there is some problem, is called central टेंडेंसी. सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. देखिए, किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होती है ना, सेंट्रल वैल्यू जो होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. सेंट्रल वैल्यू का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो बीच की वैल्यू है. सेंट्रल वैल्यू का एक्चुअली मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जिसके
इर्द गिर्द बाकी की वैल्यूज जो है रिवॉल्व करती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, किसी भी सीरीज की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, एक ऐसी वैल्यू representative value of a series पता नहीं क्या ही हो रहा है यार ये, अब नोट कर लो, representative value of a statistical series is basically called central tendency. Representative value of a series is called central tendency. अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम? लेट्स से सपोज सीरीज आप लोग समझते हैं, सीरीज का मतलब है जैसे सपोज ये वैल्यूज हैं कुछ, लेट्स सपोज 2 4 6 8 10, these are the values. तो इसको हम इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, this is called a series. This is called series. All right. So this is a series 2 4 6 8 and 10, ये सीरीज है। अब हम बात कर रहे हैं किसी भी सीरीज की एक ऐसी वैल्यू जो सेंट्रल वैल्यू हो, या एक ऐसी वैल्यू जिसके इर्द गिर्द बाकी की वैल्यूज रिवॉल्व करती हैं, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आप सिंपली ये भी कह सकते हो, किसी भी सीरीज की जो एवरेज वैल्यू होती है ना, किसी भी सीरीज का जो एवरेज होता है, दैट इज कॉल्ड, ये काम करेगा नहीं आज, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सीरीज। सो जैसे इसमें एवरेज वैल्यू क्या आएगी, 2 4 6 8 और 10 का एवरेज क्या होगा? सर सिंपल है ना, आप सबको ऐड कर दो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सबको ऐड करके जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है आप उसे डिवाइड करेंगे ना, एवरेज आ जाएगा। तो कितने आइटम्स हैं? 5 आइटम्स है। इन सबका टोटल करिए आप, कितना आ रहा है? 2 + 4 + 6 12 20 एंड 30। तो 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, you will get the answer 6. So 6 is basically called the central value or central tendency. इस पर्टिकुलर सीरीज में this is called the central value or central tendency. ऑल राइट, सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो सारी सीरीज को रिप्रेजेंट करती हो। ऑल राइट, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत क्रिकेट का आइडिया है, सपोज एक ओवर में किसी बैट्समैन ने 24 रन स्कोर किए, 24 रन स्कोर किए, तो आपको ये बताना है कि उसका एवरेज क्या है। मतलब कि अगर एक ओवर में 24 रन बना रहा है, इसका मतलब हर बॉल्स पे वो कितने कितने रन स्कोर कर रहा होगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? सर अगर एक ओवर में 24 रन मार रहा है एक बैट्समैन, इसका मतलब कि देखो हर ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉल्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हर बॉल पे तकरीबन कितने रन बनाए हैं बैट्समैन ने, 4 रन स्कोर किए। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एवरेज और सेंट्रल वैल्यू। देखिए सेंट्रल वैल्यू आपको ये बताता है कि बाकी की जो वैल्यूज है ना सीरीज की, मतलब जैसे अगर 6 बॉलें हैं तो 6 बॉल पे हो सकता है किसी पे 6, किसी पे 4, किसी पे 0, किसी पे 3, किसी पे डबल आया हो, लेकिन ऑन एन एवरेज हर बॉल पे कितने रन बने होंगे? हर बॉल पे तकरीबन 4 रन बने होंगे। तो एवरेज आपको बेसिकली ये बताता है कि किसी भी ओवर में जो रन आए हैं, हर रन किसके आसपास है, मतलब बेसिकली हर बॉल पे तकरीबन कितने रन आए। ठीक है यार, आई थिंक मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस पर लिखने में। मेरा पैड भी मुझे लग रहा है प्रॉपर्ली काम नहीं कर, कभी कभी जो है ना वो लिख ही नहीं रहा है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। चलें ट्राई करते हैं थोड़ी देर और, अगर नहीं होता है तो हम क्लास कैंसिल कर देंगे, फिर मैं किसी और टाइम पे क्लास शेड्यूल करता हूँ, उस टाइम कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, स्पर्श चेतना एवरीवन। मेरा एक्चुअली ठीक है। विजुलाइजर काम ही नहीं कर रहा है, विजुलाइजर में पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई है।
ट्राई करते हैं, ओके देखते हैं, जी। थोड़ी देर और ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता है काम तो ठीक है, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है पर्सनली। अब देखिए सेंट्रल, ये क्लियर हो गया हमें कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है किसी भी सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और आमतौर पे सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी सीरीज की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है ना उसको कहते हैं। हमारा इसमें बेसिकली मकसद क्या है, चैप्टर में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी होती कितने तरह की है। सेंट्रल टेंडेंसी को ना हम 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज द मीन, इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको हम। अर्थमेटिक मीन, एक मिनट, देन वी हैव मीडियन, और इसके बाद होता है मोड। तो 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। ऑलराइट, अब इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको भी फर्दर 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, ये सब नोट कर लीजिएगा आप। एक होती है अर्थमेटिक मीन में, वन इज सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन, और इसके बाद है एक होती है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली 2 तरह की अर्थमेटिक मीन्स हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन किस तरह कैलकुलेट होती है। देखिए सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है ना, ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो अल्टीमेटली आप ना सिंपल अर्थमेटिक मीन किसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी नंबर सीरीज की हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है, किसी भी सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं ना। किसी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो याद रखिए, किसी भी सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का एक तरीका यह है कि आप क्या निकालें, अर्थमेटिक मीन निकालें। तो सिंपल अर्थमेटिक मीन किसका निकलेगा, किसी सीरीज का निकलेगा। ऑलराइट, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए कि सीरीज होती कितने तरह की। सीरीज एक्चुअली 3 तरह की होती है, ये मत नोट करना आप। सीरीज एक्चुअली 3 तरह की होती है। एक कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज, वन इज इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद होती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और इसके बाद होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बेसिकली 3 तरह की सीरीज हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस एंड इंडिविजुअल सीरीज। तो आप क्या करते हो ना, सिंपल अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्क्रीट का भी कैलकुलेट कर सकते हो, और कॉन्टिन्यूअस का भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो तीनों ही केसेस में, तीनों ही तरह की सीरीजेस में आप अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है, डिस्क्रीट क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस क्या होती है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है जब सीरीज में जितने आइटम्स हों और वो जितनी बार रिपीट होते हैं उतनी बार ही अगर सीरीज में वैल्यूज को प्रेजेंट किया गया है। जैसे मान लीजिए इस तरह की इंफॉर्मेशन है, 1 to 5 डिजिट को जो है प्रेजेंट किया गया है सीरीज में, और इस तरीके से किया गया है 1 2 फिर 1 1 1 3 5 4 1 1, देन फिर से 3 फिर 5 फिर 4 4 4, then again 3 2, and after this 2,
हो क्या रहा है इसमें कि हर नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, हर नंबर जितनी बार अराइज हुआ है, आपने हर बार उस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया है। दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जो जो वैल्यू जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी बार उसको लिखा जाता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते हैं, हम सीरीज को थोड़ा छोटा करने के लिए क्या करते हैं, हम इस तरीके से कर देते हैं कि जैसे लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं 0 से लेके 50 तक के नंबर्स की, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं कि भाई, या लेट्स से हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे भाई 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके आगे लिख दिया कि 1 ना टोटल 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आपको बार बार 8 दफा 1 लिखने की जरूरत नहीं। 2 रिपीट हुआ है लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 बार, 3 रिपीट हो रहा है मान लेते हैं 10 दफा, और 4 रिपीट हुआ है मान लेते हैं 5 बार, और 5 जो है रिपीट हो रहा था मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 9 टाइम्स। तो आपने क्या किया है, आपने हर आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पे आपने हर आइटम को लिखा, आइटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट एक्स। तो जो आइटम जितनी बार रिपीट हुआ है ना, अगर आप उतनी ही बार उसको रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज में, उस तरह की सीरीज जो बनती है ना उसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज में अगर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत सारे हो तो इंडिविजुअल सीरीज बहुत लंबी बन जाएगी। तो उसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं ना, डिस्क्रीट सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आप आइटम लेते हो और वो आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यूज के आगे लिख देते हैं कि 8 बार रिपीट हुआ है, तो आपको बार बार 8 दफा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 1 के आगे 8 लगा दिया, इसका मतलब है कि 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। 2 3 बार रिपीट हुआ है, 3 10 बार रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार रिपीट होती है ना कोई वैल्यू, उसको हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आइटम इज बेसिकली द नंबर और फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज बेसिकली रिपीटिंग। ऑल राइट, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में सीरीज को और छोटा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि भाई लेट्स से 0 to 5 में जो आइटम है, 0 to 5 में कितने आइटम्स हैं, मतलब कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। तो हमने लिख दिया कि ये टोटल 15 आइटम्स हैं जो 0 to 5 के बीच में आते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से 0 to 10 के बीच में कितनी वैल्यूज आती हैं, आपने यहाँ लिख दिया 8। 0 to सॉरी 0 नहीं, जस्ट अ मिनट, आपने इस तरीके से लिखा है कि 0 to 5 के बीच में कितनी वैल्यूज, आपने लिख दिया 15। इसी तरीके से 5 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, इसमें आपने लिख दिया कि सर 5 से 10 के बीच में लेट्स से 7 वैल्यूज हैं। 10 से 15 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, आपने लिख दिया कि सर 10 से 15 के बीच में 8 वैल्यूज है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ऑल राइट, सो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि बहुत सारा डेटा अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 2 कॉलम्स बनाएंगे, नंबर ऑफ आइटम, इस यहाँ पे आइटम वाला जो कॉलम है ना उसको हम नंबर ऑफ आइटम एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करते, दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्लास। तो इसको हम लिख देते हैं कि भाई 0 to 5 की जो क्लास है ना उसमें कितने आइटम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। समझ रहे हैं बात? तो बेसिकली सीरीज 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमें करना क्या है, फिलहाल हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन। किस चीज का, सीरीज का। और कौन से सीरीज का, सर हम तो तीनों सीरीज की अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो याद रखो, अरिथमेटिक मीन कैन बी कैलकुलेटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों ही केसेस के लिए आप अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कि मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक सीरीज, सॉरी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन, methods of calculating arithmetic mean। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। देखिए, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के ना टोटल 3 तरीके होते हैं। मेरा टैबलेट ना एक्चुअली स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं लिख पहले रहा हूँ और स्क्रीन पे बाद में आ रहा है ये। ओके, तो
सर ब्लर भी आ रहा है थोड़ा सा। ब्लर भी आ रहा है ना ये, क्या ही करें, सोल्यूशन ही नहीं आज। आप थोड़ी देर और मैनेज कर लो, हम मेथड्स लिख लेते हैं, अगली क्लास में ही हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप थोड़ी और देर मैनेज कर लें किसी तरीके से, मैं थोड़ा सा बस ये इसको जूम इन कर सकता हूँ फिलहाल तो। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन में टोटल मेथड्स होते हैं। नंबर 1 एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद है शॉर्टकट मेथड, देन we have step deviation method. Step step deviation DE है यहाँ पे, ऑलराइट, डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो टोटल 3 मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के। अब यहाँ से आप एक और चीज पे ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मेथड जो है ना, ये किस केसेस में आप, किन किन केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी सीरीज में अप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा, ये नोट नहीं करना है वाला पार्ट, आप सिर्फ ध्यान दो। डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके आप कौन सी सीरीज का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं? सर हम इंडिविजुअल सीरीज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी लगा सकते हैं। लेकिन इन तीनों जगह पर डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा, डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में अलग और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अलग। सिमिलरली शॉर्टकट मेथड भी आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, सब में ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली इसको हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं आमतौर पे, शॉर्टकट में कम यूज होता है, लेकिन खैर इस्तेमाल तो हो सकता है इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और शॉर्टकट में भी। ऑलराइट, सॉरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी, शॉर्टकट नहीं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड भी इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई होता है, इसको भी आप डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अप्लाई कर सकते हो। आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के टोटल 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। और क्योंकि 3 तरह की सीरीज भी है आपके पास, तो डायरेक्ट मेथड जो है इंडिविजुअल सीरीज में भी अप्लाई हो सकता है, डिस्क्रीट सीरीज में भी अप्लाई हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन हर जगह थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट मेथड से अगर आप इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्क्रीट को सॉल्व करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूला है, तीनों अलग अलग सीरीज में अप्लाई होगा। सिमिलरली शॉर्टकट मेथड जो है, जब आप उसको अप्लाई करोगे अलग अलग सीरीज को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको 3 फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। 3 फॉर्मूला जो है इंडिविजुअल में अलग लगेगा, डिस्क्रीट में अलग लगेगा, कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिमिलरली स्टेप डेविएशन मेथड से जब आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व करेंगे, तो इन तीनों ही सिचुएशन में फिर से आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब आज तो पढ़ा ही लूंगा मैं, मुझे लग रहा है। इसका मतलब ये है कि टोटल कितने फॉर्मूले हो जाएंगे? टोटल आपके अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के टोटल 9 फॉर्मूलाज, 9 फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन की, इसके बाद वेटेड अरिथमेटिक मीन है, हालांकि वेटेड अरिथमेटिक मीन में ज्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो लेट्स रिकॉल एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात करी कि, जस्ट अ मिनट, हमने बात करी कि सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है। किसी भी सीरीज की जो सेंट्रल वैल्यू होती है, या कोई ऐसी वैल्यू जिसके इर्द गिर्द बाकी की वैल्यूज रिवॉल्व करती हैं, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, और मैंने उनका टेस्ट लिया 30 स्टूडेंट्स का, तो किसी ने 15 स्कोर किया, किसी ने 10, किसी ने 25, आउट ऑफ 30 की मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 30, किसी ने 28, किसी ने 11, 10, 5, 4, इस अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग मार्क्स स्कोर किए, किसी किसी के सेम भी हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऑन एन एवरेज मैंने कहा कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे ने तकरीबन 18 मार्क्स स्कोर किए। ये क्या है, ये मैंने उनका एवरेज कर दिया। एवरेज डज नॉट मीन कि सबके 18 मार्क्स आए होंगे, लेकिन तकरीबन सबके 18 के अराउंड है। तो 18 एक ऐसी वैल्यू है जो बाकी सारी वैल्यू को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो किसी भी सीरीज की जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है ना, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। समझ आई बात? जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके 10th में आपने कितना स्कोर किया था, तो आप क्या बोलोगे? आप साइंस के मार्क्स बताएंगे, आप मैथ्स के मार्क्स बताओगे, आप इसके अलावा इंग्लिश के, ठीक है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप उन सब के मार्क्स बताओगे, अलग अलग करके नहीं बताओगे। आप क्या करेंगे, आप सर क्या करते हो ना, एक परसेंटेज बता देते हो कि सर हमारे ना तकरीबन 80% मार्क्स आए थे। लेट्स अज्यूम आपके 80% मार्क्स आए थे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि साइंस में आपके 80 आए, फिर आपने बजाय ये कहने के मैथ्स में आपके 90 आए और बाकी सब्जेक्ट में किसी में आपके 70 हैं, किसी में 65 है, लाइक दिस, आपने बजाय ये सब कहने के आपने सीधा कह दिया 80% मार्क्स आए। और इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप जो है किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो बेसिकली 80% क्या कर रहा है, 80% ना बाकी सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या कर रहा है, अकेले ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज कैलकुलेट करने से क्या हो जाता है कि आपको सारी वैल्यूज को अब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अब ये याद रखने की जरूरत नहीं कि मेरे मैथ्स में कितने आए थे, इंग्लिश में कितने आए थे, हिंदी में कितने आए थे, सोशल साइंस में कितने थे। आप अगर सिर्फ एवरेज याद कर लेते हो ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने तकरीबन इसके आसपास मार्क्स स्कोर किए थे। आप मुझे बताओगे ना, तो सब बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे को सिर्फ एक नंबर बता देंगे, मुझे आपकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लग जाएगा। तो एक वैल्यू जो सारी वैल्यू को अकेले ही रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहते हैं, या एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से फिर मैंने कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, वो एक्चुअली 3 तरह की होती है। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। और अर्थमेटिक मीन जो है ना, वो भी 2 तरह की होती है, सिंपल और वेटेड। हम बात करने वाले हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन कैलकुलेशन से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अर्थमेटिक मीन किसका निकालने वाले हो? सर हम अर्थमेटिक मीन किसका निकालने वाले, किसी सीरीज का निकालने वाले हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सीरीज होती क्या है, कितने तरह की सीरीज होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, सीरीज प्राइमरीली 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब है, कोई ऐसी सीरीज जहां पे हर आइटम उतनी बार लिखा जाता है जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, उसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जहां पे नंबर तो उतने ही लिखे जाते हैं जितने एक्चुअली होते हैं। जैसे 5 नंबर है तो 5 नंबर्स लिख लिए जाएंगे, और उसके सामने हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे कि हर नंबर कितनी कितनी बार रिपीट हुआ है। ऑलराइट, इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज जो ओवरऑल डेटा है उसको और छोटा करने के लिए, उसको और कंप्रेस करने के लिए इस सीरीज को बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो सीरीज है ना, वो उसको प्रिसाइज फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाए। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम डेटा ना क्लास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कि जैसे अगर मैंने क्लास में टेस्ट लिया है और बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, तो मैं सीधा सीधा कैलकुलेट करना चाहता हूँ भाई कि 0 to 5 के बीच में स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो पता लगता है 15। अब किसी ने उसमें 1 नंबर, किसी ने 3 नंबर, किसी ने 4 नंबर, किसी ने 0 भी स्कोर किया होगा। ओवरऑल 0 to 5 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 15 है। इसी तरीके से 5 to 10 के बीच में स्कोर करने वाले कितने हैं, 7 है। तो अब मुझे क्या नहीं करना पड़ रहा, मुझे हर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि भाई 5 to 10 में कितने नंबर से आप बता दो टोटल करके। मैं नंबर नहीं लिखना चाहता, मैं उसकी रिपीटेशन लिख देता हूँ उसके सामने कि हर नंबर कितनी बार, सॉरी 5 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं टोटल। सिमिलरली 10 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं, इसी तरीके से 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, 25 से 30 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो प्राइमरीली 3 तरह की सीरीज होती है, और भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अब अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है ये भी बताया मैंने, कि टोटल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टोटल 3 तरीके हैं अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, देन देयर इज शॉर्टकट मेथड, एंड आफ्टर दैट देयर इज स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो तीनों ही सीरीज पे अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट भी तीनों सीरीज पे अप्लाई होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से भी तीनों सीरीजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन मेथड्स को एक्चुअली अप्लाई करते हैं तीनों सीरीज पे, तो हर जगह इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है।
और इनके चेंज आने की वजह से अल्टीमेटली हर मेथड के 3 फॉर्मूले हो जाते हैं, इंडिविजुअल के लिए अलग, डिस्क्रीट के लिए अलग, कॉन्टिन्यूस के लिए अलग। तो अल्टीमेटली अर्थमेटिक मीन के टोटल बनेंगे 9 फॉर्मूला। इस पे हमने अभी तक बात करी है। समझ आया सबको? कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? चेतना, स्पर्श, अक्षिता? सर क्लियर है। क्लियर है। चलें, शुक्रिया। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड की, कि डायरेक्ट मेथड से हम, या एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं सिर्फ पहले। और इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई होता है, शॉर्टकट कैसे अप्लाई होता है, स्टेप डेविएशन कैसे अप्लाई होता है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग भी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इन केस ऑफ अर्थमेटिक मीन in case of individual series. सो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले देखो, इंडिविजुअल सीरीज को आप डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा। डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले इसका। डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज अगर सॉल्व करना चाहते हैं, फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू, ये मीन का साइन होता है, एक्स बार इज द साइन यूज फॉर कैलकुलेटिंग मीन। दिस इज मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और यहाँ पे एक्चुअली सिग्मा एक्स का क्या मतलब है वो लिखना पड़ेगा आपको। सिग्मा एक्स का मतलब है समेशन ऑफ या सम टोटल ऑफ आइटम, उसको हम समेशन एक्स या सिग्मा एक्स कहते हैं। एन का मतलब है कितने आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने, नंबर ऑफ आइटम्स किसी सीरीज के अंदर जितने आइटम्स हैं, दैट इज कॉल्ड एन, नंबर ऑफ आइटम्स। ऑलराइट, इसके बाद हम बात कर लेते, देखो इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में तो डायरेक्ट मेथड के अलावा शॉर्टकट भी अप्लाई हो सकता है। तो शॉर्टकट का क्या फॉर्मूला है? दिस इज बी। एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शॉर्ट शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ मीन इक्वल्स टू हम लिखते हैं ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी अपॉन एन। अब यहाँ पे सिग्मा डी और ए का क्या मतलब है ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है यार, चल ही नहीं रहा है।
यहाँ a इक्वल्स टू होता है अज्यूम्ड मीन, दिस इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन, और सिग्मा डी का मतलब होता है सिग्मा डी मतलब होता है समेशन ऑफ डेविएशन, समेशन ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। इसके अलावा n तो आपको पता ही है, n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। किसी भी सीरीज में जितने आइटम्स हैं उसको हम n कहते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। यार एक काम करते हैं, आज की क्लास में ना आप इतना ही नोट कर लो, अगली क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, अगर कल कुछ टाइम मिलता है ना तो हम एक सेशन रख लेंगे और इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे यहीं से। अक्षिता, चेतना एंड स्पर्श। मैं तब तक अपना विजुअलाइजर भी देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे और इनफैक्ट मुझे लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस पर, मैं पहले भी थोड़ा बहुत तो लिख ही चुका हूँ ये, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कि मेरा नेट स्लो है या कुछ प्रॉब्लम है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्रॉपरली टैबलेट के। मैं लिख रहा हूँ और कई दफ़ा वर्ड्स ही नहीं लिख पा रहा है उसके ऊपर। खैर अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है? चेतना, अक्षिता एंड स्पर्श, ओके सर। ओके सर। ठीक है? तो आज आप किसी तरीके से मैनेज कर लें, सॉरी। अगली क्लास में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलें, ओके बाय।